देवराज शर्मा जी हमारे CAI के प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने बहुत बी कीपिंग के लिए उम्दा काम किए हैं, बहुत पुराने बी कीपर हैं और बहुत लोगों के आइडियल हैं। तो हम चाहेंगे कि देवराज शर्मा जी हमें बताएं सब चीजों से कैसे छुटकारा मिल सकता है। थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया इसके लिए। साथियों, मैं भी आप जैसा ही एक बीकीपर हूं और ये सब चीजें बीकीपिंग में हम करते रहे हैं। आप लोगों के सबके याद होगा, मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा, जब हम सबके यहाँ वरुआ माइट आ गई थी और हमारे मधुमक्खी पालकों ने काफी सारी उसमें दवाइयां देना शुरू कर दी। तो कोई जो जो भी उनको बता देता था वो ही उनके लिए लगता था चलो भाई यहाँ से कुछ होप है और यहाँ हम जो है इसको कर सकते हैं। तो वो वहां से उसको करने लगे, कुछ भी दे देते थे। कोई टेट्रासाइक्लिन दे दिया, किसी ने मेलिफेरा में कुछ भी दे दिया, किसी ने सिराना में कुछ दे दिया। ऐसे ही जैसे अभी हमारे साथ देवव्रत साहू जी बता रहे थे कि कोई कुछ भी जो बता देता वही सब दे देते थे। आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि एपिडा और नेशनल बी बोर्ड और EIC इन तीनों ने अलग अलग टाइम पे 2-3 ट्रेनिंग्स करी है बी कीपर्स की, और उसमें बहुत सारे बी कीपर्स उसमें आए हैं और उन्होंने हमें इन सारी बीमारियों के बारे में बताया था। कई सारे में मैं तंजीम अंसारी जी भी शायद उसमें थे, सुभाष काम्बोज जी भी थे और बहुत सारे बी कीपर्स ने वो सारी ट्रेनिंग ली है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ मैं जो प्रेजेंटेशन थोड़ा सा इंग्लिश में रखा है, थोड़ा सा हिंदी में भी रखा है, पूरी बात मैं हिंदी में करूंगा। लेकिन हम जैसे अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें सपोज अगर बुखार भी है तो वो बताता है बुखार कौन सा है, टाइफाइड है, वायरल है, कोरोना का है, इन्फेक्शन का है, कौन सा है। तो ऐसे ही हमारी बी कॉलोनियों में भी जो डिजीज है हमें उसको आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद उसके ऊपर हमें क्या देना है, तब हम उसका इलाज करना है। यानी हम अपने आप खुद बे खुद सारे बीकीपर अपने हिसाब से उन चीजों को देख के, और मैं एक पेपर भी पूरा एक मैंने हिंदी का बनाया हुआ है, वो सबकी आसानी में शेयर करूंगा। आप लोग जो हिंदी वाले हैं उसको बड़े आराम से पढ़ सकते हैं, बड़े धैर्य से सुने। ये हमारी कुछ बीमारी है जो मधुमक्खियों में होती है। सैकब्रूड है, क्रोनिक पैरालिसिस है, वरुआ माइट्स है, ट्रोपिलाली लैप माइट्स है और ट्रेसिल माइट्स है। तो हमें पहले ये देखना है कि हमारे बिहेव में प्रॉब्लम क्या है, फिर हमें उसका इलाज करना है। तो हमें ये देखना जरूरी है। साथियों, अब ये डिजीज के पार्ट है जो बी कॉलोनी में होते हैं, टाइप्स ऑफ डिजीज। एक होता है फंगल डिजीज, वायरल डिजीज, बैक्टीरियल और हनीबी माइट्स। ये मैं हिंदी में भी दूंगा, कोई भी चिंता ना करें। इसमें मेरे पास है पेपर, वो हम आपको जारी करेंगे, व्हाट्सएप पे भी देंगे, हमारी पूरी टीम सब कुछ करेगी। ये प्रेजेंटेशन चूंकि हमारे दूसरे स्टेट्स में भी जा रहा है तो हमने इसको इंग्लिश में भी रखा है। पूरा वो अगला हिंदी का पेपर आपको सेट किया जाएगा, कैसे इलाज करना है, एक एक चीज बताई जाएगी। थोड़ा सा मैं अपनी टीम से कहूंगा, रामकिशोर यादव जी से, कि मैं कोशिश करूंगा विद इन टाइम इसको निपटाने की। थोड़ा सा डिले हो गया बीच बीच में, अभी लगभग 8 बजने को है, तो मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, थोड़ा सा प्लीज। तो ये फंगल डिजीज में नोसीमा, चाक ब्रूड, स्टोन ब्रूड आता है। वायरल में सैक ब्रूड वायरस आता है, एक्यूट बी पैरालिसिस वायरस आता है, क्रोनिक बी पैरालिसिस आता है। ये सारे वायरस या डिजीज इंडिया में नहीं है, ये भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा आज कुछ दिखा दिया, ऐसा भी डरने की जरूरत नहीं है। और अमेरिकन फाउल ब्रूड है, यूरोपियन फाउल ब्रूड है, टेरासिल माइट है, वरोवा माइट है, ट्रोपिलेला माइट है। स्पेशली हम माइट्स के ऊपर बाद में चर्चा करेंगे और उसको पूरा हिंदी में भी उसमें बात करेंगे सारी चीजों की। और बहुत सारे लोग हैं जो हिंदी समझते हैं, अगर कहेंगे तो इसका भी हम एक पूरा पेपर बना के प्रेजेंट भी कर देंगे सब लोगों को जिनको जो चाहिए होगा। तो मैं सबसे पहले हम फंगल डिजीज पे बात करेंगे, जो तीनों डिजीज है, नोसीमा, चाक ब्रूड और स्टोन ब्रूड। जल्दी जल्दी में मैं खत्म करने की कोशिश करूंगा, फिर भी मुझे लगता है हमारा 15-20 मिनट तो लगना ही है। ये नोसीमा आप पहचान करिए, अगर किसी की कॉलोनी में इस तरह के फोटो भी हमने लगाए हैं। नोसीमा डिजीज जनरली रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव डिजीज ऑफ एडल्ट बीज
affecting workers, queens and drones alike. और नोसिमा एपीसीजे माइक्रोस्पोरोडियन दैट इन्वेड्स द, उसकी जो इंस्टेंटल जो ट्रैक्स होती है एडल्ट बी की, उसमें ये आ जाती है और उसको नोसिमा डिजीज बोलते हैं। तो ये इस तरह का नोसिमा डिजीज अभी हमारे देश में अभी नहीं है, लेकिन वरुआ माइट के बाद भी नोसिमा आ जाता है अगर हम उसको प्रॉपर ठीक नहीं करते हैं। तो ये इसके बारे में इनकी पहचान करके इसको थोड़ा सा देखिए। ये माइक्रोस्कोप वगैरह से ली गई पिक्चर्स है। अगर हम चाहे तो लेंस लगा के भी उन चीजों को हम देख सकते हैं। When nosema attacks, when the bees cannot leave the hive to eliminate waste, for example during an extended cold spell in winter, or when the hives are enclosed in a wintering barn, when the bees are unable to avoid cleaning flights, they can develop डायनेस्ट। ये जो है नोसिमा हमारे देश में नहीं है, लेकिन अगर वरोवा माइट का हमने प्रॉपर इलाज नहीं किया तो नोसिमा आने के चांस हो जाते हैं। तो इससे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अभी हमारे यहाँ ज्यादातर वरोवा माइट है। इसके सिम्टम है सीरियसली अफेक्टेड वर्कर बीज को करती है, अनेबल टू फ्लाई में क्रॉल अबाउट द एंट्रेंस ऑफ स्टैंड, ट्रेम्बलिंग ऑन द टॉप ऑफ द फ्रेम्स, रिजल्टिंग इनटू हैवी मोर्टेलिटी, मैनी बीज लूज बॉडी हेयर्स। जो हमारी मधुमक्खी है वो अपने बाल छोड़ देती है और उसमें कॉलोनियों में काफी नुकसान होता है। हम इसके ट्रीटमेंट की आगे चर्चा करेंगे। हमें कहीं भी किसी भी स्टेज पे कोई एंटीबायोटिक देने की जरूरत नहीं है। ट्रीटमेंट है इसका इंक्रीज द वेंटिलेशन, जो सुभाष जी बात कर रहे थे, थ्रो द हाइव। हमने बीहाइव के अंदर हमने बोरी डाल दी है। हमें अगर बोरी यूज करनी है तो वो केवल सर्दियों में यूज करनी है। सबसे पहले हमें बोरी हटानी है, तो हमें क्या लगाना है, बोरी की जगह इनर कवर लगाना है। और रिमूव मच ऑफ द हनी फ्रॉम द बीहाइव, देन फीडिंग द बीज ऑन सुगर वाटर इन द लेट फॉल। सुगर वाटर मेड फ्रॉम रिफाइंड सुगर हैज लोअर एस कंटेंट देन फ्लावर्स नेक्टर्स, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ डायसेंट्री। तो इसका पूरा हमारा में पेपर है जो हिंदी में बनाया, कैसे ट्रीटमेंट करना है वो आपको दिया जाएगा। इसके बाद में पहचान करनी है कि हमारे यहाँ बीमारी क्या है। चाक ब्रूड डिजीज ये दिखाया गया है। अभी भी चाक ब्रूड डिजीज हमारे यहाँ नहीं है। ये इसके जो जिन ये फ्रेम्स हैं, इनके गुड हेल्दी ब्रूड्स ऊपर आप देख रहे हो और चाक ब्रूड फ्रेम्स देख रहे हो। जो हमारा जो ब्रूड है वो नीचे को दब जाता है, अनकैप रह जाता है। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है ये हमारे ब्रूड्स में आती हैं। उसका हमें केमिकल अप्रूव ट्रीटमेंट करना है। और इसका ये जो है, जो वीक हाई है वो उनके ऊपर ज्यादा अटैक होता है। अपनी क्यून को चेंज करना है, जैसे कि हनी चौधरी ने भी बोला है, तंजीम जी ने भी बोला है, हमारे दूसरे साथियों ने भी बोला है कि यदि हमारी कॉलोनी स्ट्रॉन्ग है तो हमारे यहाँ डिजीज नहीं आएगी। यदि कुछ बॉक्स में डिजीज आ गई तो उनको उन बॉक्स से, बीहाइव से अपने वो सेपरेट कर दीजिएगा, अलग कर लीजिएगा, तब आप उन पे वर्क करिएगा। डिजीज वाले बीहाइव को अलग कर लीजिए प्लीज। स्टोन ब्रूड ये भी इंडिया में नहीं है। आप ये देखिए, ये फ्रेम हमारे ये इस तरह के हैं। ये अभी तक या तो ठंडे जगह पे है या बाहर ये पाया जाता है। अभी इंडिया में ये भी स्टोन ब्रूड भी नहीं है, स्पेशली इस पे भी हम कुछ ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हमारी जो कॉलोनी स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए, तो आपका ये स्टोन ब्रूड नहीं होगा। जो सैकब्रूड वायरस की जो बात कर रहे थे अभी देवव्रत साहू जी, ये कुछ बीमारी सिराना में है और इसमें महाराष्ट्र और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के स्टेट और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये स्टेट में सिराना में काफी ये प्रॉब्लम है। जो सैकब्रूड वायरस है वो मोटार एटिट्यूबुलस is an infections virus affecting honeybee larvae in many areas of the world. Larvae die off before fully transforming into pupa, leaving a distinct sac-like appearance in the affected brood. The infection typically presents in the colony growth phase, often in the spring. Once SBV यानी sac brood virus
infiltrates honey bee larva. The larva fail to pupate and ultimate die off. चूंकि मेरे ज्यादातर साथी अभी मेरे साथ जो ज्वाइन करे हुए हैं, मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ, वो पूरा हिंदी में भी मेरे पास है, आपको हिंदी में पूरा मैं पेपर दूंगा और ये आप इस सेक ब्रूड के बारे में हम बताएंगे आगे में और इसके बताएंगे। इसके ये देखिए, हमारी ये आपको जो फोटो दिया गया है, इस फोटो पे दिखाया गया है कि कैसे लार्वा हमारा सड़ रहा है, वर्कर भी अंदर उसके मुंह करके डाल दी है और पिन साइज होल हो जाते हैं ब्रूड के अंदर। और हमें अगर इसका ट्रीटमेंट करना है तो मेंटेनिंग ए स्ट्रॉन्ग वेल नर्स्ड हाइव बाय कीपिंग हाइव robust and regularly monitored, beekeepers can significantly reduce the risk of SBV developing in their colonies. The only effective reduction method is to requeen the hive or relocate the entire colony to a non-infected site. साथियों, हमें अपनी कॉलोनियों को स्ट्रॉन्ग रखना है। यदि उनमें बीमारी आ गई है, उनको हमें अलग करना है। बीमारी वाली कॉलोनियों को हमें उनकी क्यून चेंज करनी है या क्यून को 15 दिन के लिए बंद करके रख देना है। ये इस तरह के हमें इसमें ट्रीटमेंट्स करने हैं। एक्यूट बी पैरालिसिस वायरस, ये जो है माइट के बाद में भी आ सकता है। उसकी अगली आपने देख रहा है ना, पैरालिसिस हो जाता है हमारी बीज को, ये वायरस है। तो ये मेलिफेरा सिराना दोनों में हो सकता है, क्योंकि हम एक दूसरी जो कॉलोनी नियर बाई रहती है, नियर बाई जाती है, तो उन सभी कॉलोनियों में ये वर्वा माइट पाई जाती है और उसी की वजह से हमारी कॉलोनियों के अंदर पैरालिसिस आ जाता है। तो कहीं ना कहीं अभी अगर हम कहेंगे तो ये सारी बीमारियां हमारे देश में नहीं है। हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा है वो वर्वा माइट का या उससे रिलेटेड माइट्स का प्रकोप ज्यादा है और उसकी वजह से ही और दूसरी वायरसेज आ रहे हैं। जो मेरे साथी हाथ रेज कर रहे हैं, हम इसके ऊपर ओपन सेशन लेंगे। मेरी बात खत्म होने के बाद में एक दो बात करेंगे और हम जरूर 20 मिनट की 15-20 मिनट ओपन सेशन लेंगे। इसके इन्फेक्टेड बी विल हैव ब्लोटेड, उनका जो एब्डोमेन है कोज बाय फ्लूइड फिल्ड हनी सैक, जो उनका जो जिस तरह से हमारे यहाँ वायरस ये जो कोरोना आ गया था, गले में सांस लेने में ऑक्सीजन नहीं जा रही थी और ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, वही सेम सिम्टम है हमारी कॉलोनियों के एब्डोमेन को, वो प्रॉब्लम हो जाती है। ट्रेम्बलिंग विंग्स आर अनदर साइन ऑफ द वायरस, वीकेंड विंग्स दैट रेंडर द बीज वीक एंड अनेबल टू फ्लाई। मधुमक्खियां हमारी उड़ नहीं पाती प्रॉपरली, वो इधर उधर जाके गिरती रहती हैं और ये उसके सिम्टम है। द लॉस ऑफ एयर, वो अपने सारे बालों को छोड़ देती है और एब्डोमिनल एरिया उसका जो है वो ब्लैक एंड ग्रेसी अपीयरेंस हो जाता है मधुमक्खियों का। लेबोरेटरी, इसकी जो ट्रीटमेंट है, लेबोरेटरी टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ द एक्यूट बी पैरालिसिस वायरस। दिस इन्वॉल्व ए कॉम्प्लेक्स एंड डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द ABPV जीनोम। अभी मेरे ख्याल से हमारे देश में इसको चेक करने के लिए कोई शायद अच्छी लैब नहीं है, लेकिन वाराणसी में एक वेजिटेबल करके एक इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर भारत सरकार ने कुछ उसको फंडिंग करी है ताकि वो बी के ट्रीटमेंट के ऊपर वर्क करे। अगर वहां कुछ स्टार्ट हो गया होगा तो मैं ये भारत सरकार में या जहां भी बात होगी वहां बात करके उनकी डिटेल्स लेंगे। अगर वहां हो रहा होगा तो हम उसको आपको व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे। यदि वहां इसका चेक करने की फैसिलिटी होगी तो वहां आप अपनी बीज को भेज सकते हैं। वो और दूसरे जो फल सब्जियों में आने वाले वायरस और डिजीज है, जो पोलिनेटर्स हैं, उनकी वो जांच करते हैं। पहले से ही जांच वो कर रहे हैं, उनकी एक लैब बनी हुई है, उसी को ही बी के लिए उन्होंने कुछ फंडिंग करी है और वहां कुछ शुरू होने वाला था 2 साल 2.5 साल पहले कोरोना से। अभी कुछ शुरू हो गया होगा तो इसको जांचने की, वहां पता करने की जरूरत है और यदि मुझे कुछ पता लगता है तो मैं उसके बारे में जरूर बताऊंगा। क्रोनिक पैरालिसिस वायरस CPV, ये आप इसमें देख रहे हैं, हमने वो फ्रेमों के ऊपर भी आ जाती है। उनका ट्रेम्बलिंग ऑफ द विंग्स एंड बॉडी, द बीज कैन नॉट फ्लाई एंड ऑफन क्रॉल ऑन द ग्राउंड एंड अप प्लांट स्टिंग्स। वे जो है
बी हाइव से निकलती है, ग्राउंड में चली जाती है, गिरती रहती है। ये उसके 4-5 हमने उसके सिम्टम्स रखे हैं। इसके एक सिंड्रोम 1 है, एक सिंड्रोम 2 है। तो हम ये भी अभी हमारे देश में ये भी प्रॉब्लम अभी नहीं है। और हम जो मेन प्रॉब्लम जहां है उसके ऊपर भी हम आगे चर्चा करेंगे। अमेरिकन फाउल ब्रूड भी हमारे अभी देश में नहीं है। कभी सुना था मैंने कि कभी हमारे यहाँ 80s में कभी शायद आया था, जब कोरोना में काफी सारी महामारी आ गई थी, और वो उस टाइम नोसीमा कुछ आ गया था, और उसमें काफी लॉस हमारे यहाँ कॉलोनी में हो गया था। तो हम उसको जो जो डिजीज है वो कॉलोनी टू कॉलोनी फैलता है, स्प्रेड होता है, और वो एक हमें जो भी अफेक्टेड कॉलोनी है उसको कंट्रोल करना चाहिए। वो एक लंबा प्रोसीजर है, और इसके ऊपर जरूर एक लंबी बात करने की जरूरत है। और इससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो हम अभी आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे। क्योंकि हम अमेरिकन फाउल ब्रूड चूंकि हमारे पास नहीं है, सिम्टम उसके बहुत सारे हैं, तो हम बजाय ऐसी चीज जो नहीं है उसके ऊपर नहीं ज्यादा बात करते। जो मेन प्रॉब्लम है हमारे यहाँ उस पर हम चलते हैं। जो ट्रीटमेंट है इसका अमेरिकन फाउल ब्रूड का, आपने ऑस्ट्रेलिया की न्यूज सुनी होगी कि वो उसमें बी हाइव को भी, बी कॉलोनी को भी उठा के सबको जला देते हैं, क्योंकि उसका जल्दी से इलाज नहीं है। This is the only way to effectively destroy the disease. Other chemical treatments only mask the symptoms and it can return at a later time. अब इसका और ये इस तरह का कोई इलाज नहीं है, और ये हमारे देश में है भी नहीं, तो घबराने की इसकी जरूरत भी नहीं है। यूरोपियन फाउल ब्रूड भी हमारे यहाँ नहीं है, ये यूरोप की ये है, और ज्यादातर ये जो है ठंडी जगह में ये हो रहा है। और इसमें आप देखेंगे गुड हेल्दी ब्रूड ऊपर है, लार्वा ऊपर है, और उसके बाद नीचे जो इफेक्टेड यूरोपियन फाउल ब्रूड जो लार्वा है वो नीचे दिया गया है। तो ये भी बीमारी अभी हमारे यहाँ नहीं है, तो इसके ऊपर भी हम अभी ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, हम आगे चलते हैं। इसका भी ट्रीटमेंट है, दिस कैन ओनली बी ड्रॉन बाय एग्जामिनेशन ऑफ द लार्वल स्टमक कंटेंट्स अंडर ए माइक्रोस्कोप। तो हम माइक्रोस्कोप, हम छत्ता ले जाके माइक्रोस्कोप कहीं भी जाके चेक करवा सकते हैं। पूसा में भी हमारा एंटोमोलॉजी एक डिपार्टमेंट है दिल्ली IARI में, और उसको भी भारत सरकार ने फंडिंग किया है। तो IARI में, और वहां भी एक हमारे ऑल इंडिया के एक साइंटिस्ट बैठते हैं, और उनसे हम इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, वहां हम एग्जामिन करा सकते हैं इनके बारे में। अब असली जो प्रॉब्लम है जो हमारे देश में है, तो उसके ऊपर हम आते हैं। मेन प्रॉब्लम हमारे यहाँ माइट्स की है। तो वरोमा जो है वो डिस्ट्रैक्टर एंड वरोवा जैकोबसनी आर पैरासिटिक माइट्स दैट फीड ऑन द bodily fluid of adult pupal and larval bees। जो हमारा जो भी अंडा, लार्वा, ब्रूड है, अंडे के बाद का जो पोजीशन है उसके ऊपर ये एग लेइंग कर देती है, और उसके नीचे रॉयल जेली में जब लार्वा रहता है उस टाइम वो उसमें उनका डेवलपमेंट होता है। उसके जो सिम्टम्स हैं वो वरोमा माइट्स कैन बी सीन विद द नेक्ड आई एज ए स्मॉल रेड और ब्राउन स्पॉट ऑन द बीज थोरैक्स। तो हम इसको जो है आजकल सब जगह मिलते हैं, हमें वो ग्लास मिल जाता है देखने का, जिसमें बड़ा ये हो जाता है। माइक्रोस्कोप तो शायद लेने की जरूरत नहीं है, हर स्कूल कॉलेज में अवेलेबल है, हम इसको जाके वहां भी देख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। जितने भी स्कूल कॉलेज की लैब है, यूनिवर्सिटी की लैब है, सारे हमारे नियर बाई कहीं ना कहीं होते हैं, वहां जाके भी हम इसको जांच करवा सकते हैं। और ये हम इसको आसानी से चश्मा लगा के भी हम देख सकते हैं कि इसमें मैग्नीफाइंग ग्लास से भी इसको देख सकते हैं। Varroa mites are carrier for a virus that is particularly damaging to the bees. Bees infected with this virus during their development will often have visibly deformed wings. Varroa mites have led to the virtual elimination of feral bee colony in many areas and are a major problem for capped bees in apiaries. हमारे ज्यादातर देश भर में यही इसकी ही समस्या थी,
और जब हमारे यहाँ डॉक्टर ईच आए थे या जो भी साइंटिस्ट फ्रांस से आई थी, जो डॉक्टर मैडम थी जो जिन्होंने दिल्ली में 2 बैच को ट्रेनिंग दी थी, उन्होंने अपेरिज पे जाके विजिट करके और ये सब चीजें इसके बारे में ट्रीटमेंट क्या करने हैं वो बताया। और कोई भी एंटीबायोटिक किसी कॉलोनी में नहीं देने की जरूरत है, क्या देना है उसके बारे में हम आपसे जरूर इसमें अभी आज ही चर्चा करेंगे। These mites are generally not a problem for a strongly growing hive when the hive population growth is reduced in preparation for winter or due to poor late summer forage. The mite population growth can overtake that of the bees and can then destroy the hive. ये अगर हम देखो, इसमें हमें अपनी कॉलोनियों को स्ट्रॉन्ग रखना है और इसका ट्रीटमेंट हमें अभी गर्मी और बरसात में ही कर लेना है, अदरवाइज ये पूरी की पूरी हमारी कॉलोनियों को खत्म कर देता है। केमिकल कंट्रोल करने हैं हमें इसमें, और बहुत सारी जगह इसका जो है एपिस्टान भी इसमें दे देते हैं लोग, तो हमें कोशिश करनी है कि उससे भी कई चीजें हमारे हनी में आ जाती है, लेकिन हमें उससे भी बचना है कि एपिस्टान ना दे इसको करने के लिए। मैकेनिकल कंट्रोल भी इसके हैं, जनरली इंटेंडेड नॉट एलिमिनेट ऑल माइट्स बट merely to maintain the infestation at a level which the colony can tolerate. Examples of mechanical control include drone brood, sacrifice, powdered sugar, dusting, screened bottom boards, brood interpretation, and perhaps down sieging of the brood cell site. देखो साथियों, मैं भी आप जैसा ही एक साथी हूँ, मैं भी मधुमक्खी पालक ही हूँ, बहुत बड़ा मुझे कहीं रिसर्च या साइंटिस्ट नहीं हूँ, और आप सब लोगों के बीच में से ही हम सभी लोगों ने ट्रेनिंग ली है। उसी ट्रेनिंग के आधार पे वो जैसे सारे लोग अपनी कॉलोनी को स्ट्रॉन्ग रख के या उनका ऑक्सीजन में मैनेजमेंट करके अपनी कॉलोनी को चला रहे हैं, वही हमें इसमें करना है। एक्रीन आता है आगे, माइट्स जो है, इसके भी जो आप सिम्टम है वो स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो कैसे हमारे उस पे वो बड़ा करके दिखाया गया है एक्चुअल में। और इससे भी ये भी हमारे यहाँ प्रॉब्लम माइट्स की इस वाली एक्रीन वाली की हो सकती है अगर किसी की कॉलोनी में हो तो। और इसका भी जो पाउडर शुगर के माध्यम से हम इसका इलाज प्रॉपरली कर सकते हैं, मेंथोल से इसका कर सकते हैं, और जो इसके क्रिस्टल फ्रॉम मिक्स इनटू ए ग्रीज पैकेज इज आल्सो ऑफन यूज्ड ट्रीट एक्रीन माइट्स। तो ये हम इसका शुगर के माध्यम से अपने हाइव के अंदर वेंटिलेशन रख के, जो भी हम अगर अपनी कॉलोनियों का स्पेशली हम सही से मैनेजमेंट करके हम अपनी कॉलोनियों को इन बीमारियों से हम बचा सकते हैं। जो ट्रोपिलेलाप्स माइट है ये थोड़ा छोटा होता है, और इसके लिए तो हमें जरूर मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत पड़ती है देखने के लिए। जो यंग बच्चे हैं, हो सकता है वो जिनका चश्मा ना लगा हो वो इसको इजीली देख ले, लेकिन ज्यादातर लोगों को इसको पहचानने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास लेने की जरूरत है। इसमें ये लार्वे का पंख खा जाएगा, उसका नीचे का हिस्सा खा जाएगा, ये ऐसे उसके अलग अलग जगह से उसको डैमेज कर देता है। आप इस पे फ्रेम जो देख रहे हैं उसका जो फोटो है, ये ब्रूड जो है दबा हुआ रहेगा और अनहेल्दी ब्रूड आपको नजर आने लगेगा। ये बात सब लोग महसूस करते हैं जब उनकी ब्रूड का अच्छा नहीं होता, अनहेल्दी रहता है, तो कोई भी बीकीपर पहचान लेता है कि मेरे यहाँ कोई ना कोई बीमारी अभी है। अब हमें उस बीमारी को पहचानने की जरूरत है कि हम कैसे इस बीमारी को पहचान के उसका ट्रीटमेंट करना है पूरा प्रॉपरली। ये मैं इसमें बात खत्म करी है अभी। हम क्या करने वाले हैं कि इसको मैं पूरा ये जो पेपर है ये पूरा हिंदी में हमने बनाया है, लगभग 4000 कॉपी हम इसकी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, और इसको अभी मैं पूरे व्हाट्सएप पे दे दूंगा, पूरा हिंदी में ये बना है। थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट करके बात करता हुआ चलता हूँ। मैं 10 मिनट इस पे लूंगा आपके मैक्सिमम। इसमें जो है हमारे
पहले सबसे पहले हम जो माइट है, जो माइट की बात कर रहे थे, मैं जो कह रहा था हिंदी में जो पेपर मिलेगा वो ये पेपर आपको मिल जाएगा। इसमें कैसे अपनी माइट को पहचानना है और कैसे उसका इलाज करना है, इस पूरे पेपर पे लिखना है और अपनी मधुमक्खियों का खुद का डॉक्टर खुद बनना है, क्योंकि हमारे देश में अभी ऐसी फैसिलिटी नहीं है जिसमें लैब में उनको पहचाना जा सके। तो हमें सबसे ज्यादा पहचान करनी है, उस पहचान की बीमारी क्या है, फिर ट्रीटमेंट करना है। हमारे जो मधुमक्खी पालक भाई हैं वो चीनी शरबत के साथ एंटीबायोटिक दवाई बी कॉम्प्लेक्स आदि मधुमक्खियों को दे रहे हैं। बाहरी प्रकोप ही माइट्स का प्रकोप है। छत्तों में माइट्स से उत्पन्न वायरस से अनेकों बीमारियां पैदा हो रही है और इसलिए इलाज बाहर का होना चाहिए। फीडिंग में दवाई खिलाने से कोई इलाज नहीं होता है। चीनी और पानी के घोल के अतिरिक्त कुछ और मधुमक्खियों को नहीं देना चाहिए। शहद और पोलन को भी दोबारा फीडिंग नहीं करना चाहिए। हमारे साथी कुछ शहद और फीडिंग का कर रहे हैं और जो सबसे बुरी बात है वो ये है कि हम अपनी एपेरी के ही शहद निकालते वक्त इसका छत्ता उसमें, उसका छत्ता उसमें, उसका छत्ता उसमें, वो बहुत जल्दबाजी में करते हैं तो बीमारी हमारी बढ़ती जाती है, जो अदलते बदलते रहते हैं। एंटीबायोटिक देने से पैसे की बर्बादी हो रही है। फीडिंग के साथ दूसरी चीजों को खिलाकर हम मधुमक्खियों में बीमारी पैदा कर रहे हैं। गलत उपचार करके शहद की क्वालिटी खराब कर रहे हैं। माइट्स और माइट्स जनित वायरस से अनेक बीमारियों का सही निदान करके सही वैज्ञानिक तरीके से ही उपचार करना चाहिए। माइट्स की 3 जातियां हैं। वर्वा माइट है, ट्रोपिलैला, एक्रिपेस उडी। भारत में क्षेत्रीय आधार पर ट्रोपिलैला, ये ट्रैपिलैला लिखा है, ट्रोपिलैला की 6 उपजातियां हैं, अर्थात ये 6 तरह का है। इस आधार पर हम कह सकते हैं माइट्स 8 तरह के भारतवर्ष में है। वर्वा माइट की जो पहचान है वो मैं बता रहा हूं। ब्रूड निकलने के बाद यदि सेल साफ है तो माइट का प्रकोप नहीं है, यदि सेल्स में गंदगी है तो माइट्स का प्रकोप है। मोन यानी बीज के पंखों में लंबाई ज्यादा और शरीर की लंबाई कम हो जाती है तो वर्वा माइट का प्रकोप है। छत्ते बीच बीच में ब्रूड से खाली हो, अर्थात कुछ सेल्स में ब्रूड है और कुछ में नहीं है, तो वर्वा माइट का प्रकोप है। कुछ ब्रूड की टोपी हल्की सी दबी हुई है तो उसमें वर्वा माइट है। मधुमक्खी यदि बाल रहित अर्थात गंजी है तो वर्वा माइट से प्रभावित है। मधुमक्खियां परेशान दिखाई दे रही है तो उनमें अधरंग हो, उड़ नहीं सकती, चल नहीं सकती, डावाडोल स्थिति में वर्वा माइट है इसका मतलब। छत्तों पर सफेद सफेद डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, सेल्स में भी डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। 1 से 1 माइट, 2 से 2 और अनेक से अनेक माइट सेल्स में है। मधुमक्खियों के पंख कटे हुए हो और बहुत सारी मधुमक्खियों का साइज छोटा हो गया है तो वर्वा माइट का प्रकोप है। ये सारी चीजें जो पहचानना है कि भाई मेरे यहाँ वर्वा माइट है, ट्रोपिलैला है, एक्रिपस उडी है, तो हम इनकी पहचान करके उसको कर सकते हैं अपना। मधुमक्खियों का साधारणतः देखने पर वर्वा माइट्स एक दो ही दिखाई देगा, लेकिन यह ऊपर कमर पर 1 दिखाई देगा, लेकिन नीचे पेट पर धारियों में 8 की संख्या होगी। वर्वा माइट मधुमक्खियों को स्वयं नहीं मारता, बल्कि इसके अत्यधिक प्रकोप से उत्पन्न वायरस से बीमारियां उत्पन्न कर कॉलोनियों को खत्म करता है। वर्वा माइट मधुमक्खियों के ऊपर 15% रहता है, 85% सेल में रहता है। वायरस उत्पन्न होने के बाद यदि उपचार नहीं किया जाता, कॉलोनियां धीरे धीरे 14-15 दिन में खत्म हो जाती है। आपने देखा होगा जब हमारे यहाँ माइट्स बहुत ज्यादा आया था और हम ट्रीटमेंट नहीं प्रॉपरली कर रहे थे तो हमारी कॉलोनियों में बहुत नुकसान हुआ था। 200, 400 बिहाई वाले लोग भी 20, 30 बी कॉलोनी पे आ गए थे। तो ये उसके साइड इफेक्ट क्या है कि कॉलोनी बहुत ज्यादा खत्म हो जाती है इससे। मधुमक्खियों के ऊपर वर्वा माइट होने की स्थिति, मधुमक्खियां कटीली हो जाती हैं। कांच के बर्तन में हल्का साबुन पानी लेकर कुछ मधुमक्खियों को उस पानी में डालकर हिलाने से वर्वा माइट पानी में तैरता दिखाई देगा। कैसे चेक करेंगे हम, ये वो तरीका बताया है। कांच के बर्तन में हल्का साबुन ले। वर्वा माइट की कार्यशैली, वर्वा माइट नर्स मोन के माध्यम से सेल में प्रवेश कर जाती है और रॉयल जेली के नीचे बैठ जाती है और अंडे से लार्वा बनने का इंतजार करती है। 48 घंटे के बाद पहला अंडा देती है और अपना विस्तार धीरे धीरे बढ़ाती है। सेल में जब लार्वा मरकर सड़ने लगता है तब वायरस उत्पन्न होता है और वायरस का विस्तार होता है और उपचार न होने पे 14 दिन में कॉलोनी खत्म हो जाती है। तो ये इसके साइड इफेक्ट्स है।
अब बात आती है कि वर्मा माइट प्रभावित कॉलोनियों में वर्वा का जो समय है और उपचार न होने से दो प्रकार के वायरस पैदा हो सकते हैं। एक है सीपीबीबी वायरस और एक है एक्यूट पैरालाइसिस, जो हम पहले बात कर रहे थे। अगर ये उसके साइड इफेक्ट है, वायरस जो आ जाते हैं। नंबर क्या है, जो सीपीबीबी वायरस है, मधुमक्खियों के पंख लंबे हों, पंखों की अपेक्षा शरीर की लंबाई कम हो, उसकी ये पहचान है। मधुमक्खी कुबड़ी सी दिखाई दे, मधुमक्खी गंजी सी दिखाई दे, तो इसका मतलब आप सीपीबी वायरस आपकी कॉलोनी में है। यदि यह स्थिति वर्वा माइट से नहीं बल्कि सही समय पर वर्वा माइट को खत्म करने का उपचार न किए जाने से वर्वा माइट के प्रकोप से उत्पन्न सीपीबीवी वायरस के कारण हुई है। यानी वर्वा माइट की प्रॉब्लम नहीं है, वर्वा माइट के बाद अगर हमने वर्वा माइट का प्रॉपर इलाज नहीं करा तो आपकी कॉलोनी में सीपीबीवी वायरस आ जाएगा, हो जाएगा। यह बीमारी दूसरे स्वस्थ बी हाइव से भी रोबिंग से फैलती है। हमारे बहुत सारे बी कीपर साथी ओपन फीडिंग करते हैं, तो जब ओपन फीडिंग यदि हो रही होगी, अगर एक दो कॉलोनी में है या किसी पड़ोसी की कॉलोनी में है, उससे भी ये बीमारी आ जाती है। तुरंत इलाज ना करने की स्थिति में कॉलोनी 14 दिन में खत्म हो सकती है, जिसमें ये बीमारी आ जाएगी। अब दूसरी है एक्यूट पैरालाइसिस, जिसको अधरंग की बीमारी कहते हैं। इसके लक्षण है मधुमक्खी कांप रही हो, एक दूसरे से टकरा रही हो, धीरे धीरे चल रही हो, पेट मोटा हो गया हो, तो बीमारी अत्यधिक है और कॉलोनी 8 दिन में ही खत्म हो जाती है अगर ये एक्यूट पैरालाइसिस हो जाएगा तो। सामान्य स्थिति अर्थात कम बीमारी में केवल पेट मोटा हो जाता है और मधुमक्खी अपना सिर में पेट खुजाती रहती है, और सामान्य स्थिति में वर्मा माइट को खत्म करने का उपचार करने पर बीमारी ठीक होकर कॉलोनी धीरे धीरे विकसित हो जाती है। उपचार क्या है, 2 या 3 कमजोर कॉलोनियों को मिलाकर 2 या 3 किलोमीटर दूर ले जाकर तथा इंफेक्शन वाले छत्तों को नष्ट करें। यदि एक्यूट पैरालाइसिस हो गया है तो शेष छत्तों पर मधुमक्खी सहित 50% वाला लैक्टिक एसिड 15% प्लस 85% पानी मिलाकर छत्तों को 40 से 45 डिग्री पर स्प्रे करना है। 8 दिन के अंतराल में ये दोबारा करें। ये हम सबने, जो पुराने बीकीपर है, जब आया था सबने ये किया था, लैक्टिक एसिड का छिड़काव किया था सबने। फॉर्मिक एसिड यदि देना है तो 25% का जो बाजार में उपलब्ध है, उसको 60 से 62% का घोल बना के 24 घंटे फ्रिज में रख के ठंडा करके 2 ml प्रति फ्रेम के हिसाब से छत्तों के ऊपर सूती कपड़े में या कॉटन में 3 तय बना के 2 से 3 सूत की फोम पर देकर ऊपर से अखबार या प्लास्टिक पन्नी से ढककर ढक दे। फीडिंग के समय इसको नहीं देना है, फीड उठा लेने के बाद ही देना है। ये मेरा अपना कोई बनाया हुआ पेपर नहीं है, ये जो हम लोगों को साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने ट्रेनिंग दी थी और जिससे हमारी कॉलोनी सर्वाइव हुई थी, उस पूरे 15-20 दिन के लेक्चर का निचोड़ मैं आप सबके सामने रख रहा हूं। यदि मधुमक्खियां परेशान हो जाए तो ढक्कन उठाकर कपड़ा निकाल ले, फिर कुछ देर बाद दोबारा रखकर देखते हैं। यदि दोबारा भी यही स्थिति रहती है तो फॉर्मिक एसिड नहीं देनी है। 500 ml फॉर्मिक एसिड में 175 ml पानी के हिसाब से मिलाकर फ्रीज कर लो, और फॉर्मिक एसिड को देने के बाद 24 घंटे बाद देखना है कि पानी टपक तो नहीं रहा है, और कपड़ा सूख गया हो तो 24 घंटे बाद दोबारा फॉर्मिक एसिड देना है। फॉर्मिक एसिड इस तरह से देना है कि कॉलोनी के अंदर ना गिरे। फॉर्मिक एसिड या जो भी हम ये दे रहे हैं वो हम ऊपर से देना है। बहुत सारे लोग हमारे क्या करते हैं, लकड़ी में रुई लगाई और बीआई के गेट से अंदर डाल देते हैं। वो गलत मेथड है देने का, उसका उस तरह से नहीं देना है, क्योंकि ये भारी होता है और ऊपर से ये नीचे को आता है। खुश्क मौसम मई जून के महीने में एथेनॉल अल्कोहल में थाइमोल में मिलाकर जो 2 ml प्रति फ्रेम के हिसाब से छत्तों के ऊपर कपड़े द्वारा फोम या रुई के फोए पर डालकर देना है। एथेनॉल और अल्कोहल में थोड़ा थोड़ा बारीक पाउडर बार बार मिलाते रहे। जब घुलना बंद हो जाए तब थाइमोल डालना बंद कर दें। थाइमोल मतलब जो सालम जी ने बताया था कि अजवाइन सर,
जो अजवाइन सत है वो एक्सट्रैक्ट होता है और उसके क्रिस्टल होते हैं, और वो दो तरह का होता है, एक केमिकल वाला होता है और एक नेचुरल होता है। नेचुरल वाला थोड़ा महंगा होता है और केमिकल वाला थोड़ा सस्ता होता है, तो हम दोनों भी, हम कोई सा भी उनमें से इस्तेमाल कर सकते हैं। यह घोल तैयार हो जाने के बाद 2 ml प्रति फ्रेम के हिसाब से दे 14 दिन के अंतराल में यह प्रक्रिया 3 बार करनी है। या ये करें, मैंने पहले वाला करें या दूसरे वाला करें या अभी तीसरे वाला करें। 40 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड में 200 ग्राम चीनी, 760 ml पानी का घोल बनाकर ड्रॉपर द्वारा 3 से 5 ml प्रति छत्ते के हिसाब से छत्तों के बीच में ऊपर से डालनी है। 6 सप्ताह बाद दोबारा यही प्रयोग करना है। ये ऑक्जेलिक एसिड देने का तरीका है। और हम ये जो ऊपर जो माइट, एक्यूट जो बताया था हमने, कौन से वाला, एक्यूट पैरालिसिस, अगर ये सारे सिम्टम हमारी कॉलोनियों में है, ज्यादातर की में यही है, तो ये सारे सिम्टम यदि मैच हो रहे हैं तो ये इसका इलाज हमने इसमें यहाँ बताया है। अब मैं अगले पेज पे चलता हूं। यदि बीमारी ठीक नहीं होती है तो मधुमक्खियों को दूसरे साफ डब्बों में खाली मोम सीट लगाकर उनमें झाड़कर छत्तों को नष्ट करना है। रानी को 14 दिन केज करना है और मधुमक्खियों को दोबारा उपचारित करना है। जब शहद निकालने का सीजन है तो किसी भी दवाई से उपचार नहीं करना है, ऑफ सीजन में ही सारे उपचार करने हैं। तब तो केवल बायोटेक्निक विधि का ही प्रयोग करना है। बिना तार का फ्रेम तीसरे नंबर पर या 10 फ्रेम की कॉलोनी में 7वें नंबर पर लगाकर छोड़ देना है। उसमें ड्रोन के छत्ते बनेंगे और उनके सेलों में वरुआ माइट काफी इकट्ठा हो जाएगा। तब खोलते पानी में डालकर उन फ्रेम को बाहर निकालकर मधुमक्खी अपने डब्बे में रख लो। उसके अंदर जो सारी वरुआ माइट आ जाती है उनको जो है उबलते पानी में डाल के उनको बाहर निकाल के उस माइट को खत्म हम कर सकते हैं। ये हमारी वरुआ माइट और उससे होने वाली जो बीमारी या वायरस है जो हमारे देश में पाई जा रही है उनके ऊपर ये पूरा इलाज इस पेपर में, इस पेपर के माध्यम से मैं आप तक पहुंचा रहा हूं और ये पेपर भी आपको मिलने वाला है। ट्रोपिलेला माइट जिसकी बात हो रही है वो मधुमक्खी के पंख काले, उसकी पहचान क्या है? मधुमक्खियों के पंख काले हो गए हों, पंख फैल गए हों तो ट्रोपिलेला माइट है। यह माइट केवल लार्वा, ब्रूड व जवान मधुमक्खी के ऊपर ही पाई जाती है। जवान मधुमक्खी यानी यंग बीज के नर्म बालों में ट्रोपिलेला माइट घुसकर मांसपेशियों में खुराक लेना शुरू कर देती है, जिसमें मांसपेशियों में से पंखों को खुराक मिलनी बंद हो जाती है और पंखों की जड़ें कमजोर हो जाती है और उन्हें एक एक कर आसानी से उखाड़ा जा सकता है। परिणाम स्वरूप पंख काले पड़ जाते हैं और पंखों की जड़ें कमजोर होने से वे फैल भी जाते हैं। ये इसका पहचान है कि कैसे हम पहचान करेंगे ट्रोपिलेला माइट की। ट्रोपिलेला माइट इतना छोटा होता है कि नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेंस द्वारा ही देखा जा सकता है। इसका प्रकोप अप्रैल, मई, जून में ज्यादा होता है और इंडिया का टाइम लिया गर्मी वाला। वरुआ माइट व ट्रोपिलेला माइट का जो प्रकोप है वो साथ साथ हो सकता है, किसी एक का प्रकोप ज्यादा होता है। सफेद कागज पर लार्वे का फ्रेम पटकने से, जो लार्वा भरा हुआ फ्रेम है उसको एक व्हाइट पेपर ले लो, व्हाइट पेपर वो जो सोखने वाला हो, पानी सोखने वाला हो, ऐसा पेपर बड़ा, जिसको आर्ट पेपर शायद बोलते हैं, उसको ट्रोपिलेला नामक माइट सफेद कागज पर झड़ जाता है और छोटा होते हुए बारीक कण से चलते दिखाई देता है। उसे पता चल जाता है कि ट्रोपिलेला माइट है। मधुमक्खियों के शरीर में खून नहीं होता बल्कि एक तरल रंगीन पदार्थ होता है और ट्रोपिलेला द्वारा मधुमक्खियों की मांसपेशियों से वह चूसने पर मधुमक्खियों का रंग सफेद सिल्की भी हो जाता है। उसकी ये पहचान है। ज्यादा प्रभावित छत्तों को नष्ट ही कर देना चाहिए। 2-3 कमजोर कॉलोनियों को मिलाकर उपचार करना है। इसका उपचार केवल एथेनॉल मिश्रित थाइमोल से ही किया जा सकता है। विधि वही है जो वरुआ माइट का उपचार थाइमोल द्वारा किया जा रहा है। यदि ट्रोपिलेला माइट है तो उसका थाइमोल ही इलाज है। वरुआ माइट का प्रकोप हो या ट्रोपिलेला का, कमजोर 2-3 कॉलोनियों को मिलाकर उसी जगह ले जाकर इंफेक्शन ग्रस्त छत्तों को नष्ट करने या
रानी को 14 दिन तक केज करके उपचार करते हैं। रानी को केज क्यों करते हैं? ताकि वो अंडा ना दे, और जब वो अंडा नहीं देगी तो वर्कर भी उसमें अंडे के ऊपर रॉयल जेली नहीं डालेंगे, और जब रॉयल जेली नहीं डालेंगे तो लार्वा नहीं बनेगा और उसके अंदर माइट नहीं बढ़ेगा। ये एक हम तरीका है उसको हम कंट्रोल करने का। तो वरोमा माइट हो या ट्रोपिलेला कमजोर 2-3 कॉलोनियों को मिलाकर दूसरी जगह ले जाकर इन्फेक्शन ग्रस्त छत्तों को नष्ट करके रानी को 14 दिन केज करके उपचार करते हैं। ये इसका उपचार करने का तरीका है। अब आता है एक्रिपिस उडी। एक्रिपिस उडी नामक माइट ब्रूड एवं प्रौढ़ मधुमक्खी पर आक्रमण नहीं करती, बल्कि जवान मधुमक्खियों के नरम बालों में घुसकर शरीर में प्रवेश कर जाती है और शरीर के अंदर ही अंडे देती है और वही अपने परिवार का विस्तार करती है। ये मधुमक्खी के अंदर चला जाता है और वहीं बढ़ता है। अब इसकी पहचान क्या करनी जी? एक्रिपिस उडी वायरस को नहीं बढ़ाती, बल्कि शमी मधुमक्खियों को खत्म कर देती है और मधुमक्खियों के शरीर में अपने परिवार का विस्तार करके श्वास नली को अवरुद्ध कर देती है, जिसमें ऑक्सीजन न मिलने से मधुमक्खियां मर जाती हैं, या मधुमक्खियों की आंतों में एक्रिपिस उडी के परिवार विस्तार से जो वायरस उत्पन्न होता है उससे नोसीमा या एमीबा नामक बीमारी फैल जाती है। जो मैं आपसे जब नोसीमा की बात कर रहा था वो तब थी कि यदि हमें वरुआ माइट या एक्रिपिस उडी या इनको नहीं होने दिया, इनको ट्रीटमेंट ठीक से टाइम पे कर लिया, तो आगे की बीमारी नहीं बढ़ती। अगर डॉक्टर भी कहता है भैया अपने चेक करवाते रहो, कोई अगर आपको बीमारी है तो उसको पहले ठीक कर लो, नहीं तो फिर और ज्यादा बढ़ने लग जाती है। तो जो फिर उसका अगला रिजल्ट जो है वो नोसीमा या अमीबा नामक बीमारी फैल जाती है। साथियों, मधुमक्खियों को पैरालाइसिस हो जाता है और दस्त लग जाते हैं और दस्तों के डोट दिखाई देते हैं। दोनों स्थिति में मधुमक्खियां झुंड बनाती है और इकट्ठी मर जाती है। ये हम अपनी कॉलोनियों में जब इसकी पहचान करते हैं ना कि ऐसे ऐसे वो इकट्ठी होकर एक गड्ढे में जाके सारी मर रही है या इस तरह से हो रही है, ये आपकी पहचान है कि आपकी बीमारी कौन सी हो रही है। तो इस पेपर को हम देंगे तो सारी बीमारी आपको पता लग जाएंगी कि मेरे बीआई में क्या बीमारी है, मुझे बी कॉलोनी में, और क्या मुझे उसका करना है। बाहर खेत में यदि पेस्टिसाइड्स प्रयोग से भी ऐसी स्थिति बनती है, यदि पैरों में पोलन है तथा जीभ निकली हुई है, तो समझना चाहिए कि मधुमक्खियां पेस्टिसाइड्स के कारण मरी है। बहुत सारे लोग कहते हैं भैया पेस्टिसाइड से मरी तेरी कॉलोनी, या किससे मरी है? बीमारी से मरी है। तो ये एक पहचान है कि यदि बाहर खेत में पेस्टिसाइड्स के प्रयोग से ऐसी स्थिति बनती है, तो यदि पैरों में पोलन है और जीभ निकली हुई है, तो समझना चाहिए कि मधुमक्खियां पेस्टिसाइड्स के कारण मरी है। ऐसी स्थिति में वहां से दूसरी जगह माइग्रेशन करें, या 3 लीटर पानी में 1 किलो चीनी मिला घोल देने से पानी के लिए मधुमक्खियां बाहर नहीं जाएंगी, तथा नीम बेस्ड पेस्टिसाइड्स ही आस पड़ोस के खेतों में यानी बायो पेस्टिसाइड्स का ही छिड़काव हो। या तो किसान मान जा कि वो बायो पेस्टिसाइड्स डाल ले, या वहां से आप माइग्रेशन कर ले, दो ही रास्ते हैं। भूख के कारण भी ऐसी स्थिति बनती है। हमारे बहुत सारे बीकीपर ब्रूड के छत्तों से शहद निकाल लेते हैं, तो उनके खाने के लिए भी नहीं बचता, तब भी ऐसी स्थिति बनती है। तो ऐसी स्थिति में यदि गलती कर दी है तो सारे छत्तों का शहद नहीं निकालना चाहिए। यदि भूख के कारण मधुमक्खी मर रही है तो चीनी पाउडर ऊपर से फ्रेम पर डाल देना चाहिए। ऐसा करने से 5 मिनट बाद मधुमक्खियां उड़कर कार्य करने लगती है। भैया पूरी कॉलोनियों का ब्रूड का शहद ना निकालो, हो सके तो सुपर लगा के शहद निकाल लो। और एक मेरे साथी थे किसी बीकीपर ग्रुप में, कह रहे थे कि वो 2.5 लाख कैसे 50 डब्बों से कमा सकते हैं। मेरे पास ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो आपके सामने खड़े कर देंगे जो 2.5 लाख नहीं 10 लाख भी कमा रहे। तो हमें जरूरत है कि अपनी इन बीमारियों से हम कंट्रोल रखें और उन सारे ट्रीटमेंट को बेस्ट टाइम है कि हम अभी कर लें। जब मैं पीछे जब वो इंग्लिश वाला पर्चा पढ़ रहा था उसी का ही हमने लगभग हिंदी बनाया है, और इसमें हिंदी में अब अगली जो बीमारी है वो एक्रिपस उडी पे है। एक्रिपस उडी प्रभावित कॉलोनियों का उपचार। जिन छत्तों पर दस्तों के डॉट्स दिखाई दे उनको जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। 2-3 कॉलोनियों को मिलाकर 2-3 किलोमीटर दूर ले जाए, बिना डॉट्स वाले छत्ते ही रखें, बाकी को नष्ट कर दे। रानी को 14 दिन केज करें और एथेनॉल में मिला हुआ थाइमोल द्वारा वरुआ माइट और ट्रोपिलिला माइट्स जैसे उपचार किया जा सकता है। यानी उपचार लगभग वैसा ही है। थाइमोल मेन हमारा उपचार करना है, थाइमोल के थ्रू ही हमें मैक्सिमम। ब्रूड से उत्पन्न बीमारियां और उनकी पहचान,
बीमार ब्रूड को पहचानने से पहले स्वस्थ ब्रूड को जानना होगा। वो हम सब जानते हैं कि स्वस्थ ब्रूड कौन सा है। यदि स्वस्थ लार्वा है तो वह रॉयल जेली में तैर रहा होगा, और ड्राई व शुष्क है तो बीमार है। लार्वे को ही पहचानना है कि लार्वा शुष्क है, ड्राई व शुष्क है तो बीमार है, और यदि वो रॉयल जेली में तैर रहा है तो लार्वा ठीक है। लार्वा थैले की तरह लटक जाता है, बीमारी है तो। फफूंदी की तरह का हो जाता है, रुई के फोए की तरह हो जाता है, पेपर झाड़ने से झड़ जाता है, तो यह बीमारी सैक ब्रूड है। जो हमारे, चाहे वो मैलीफेरा हो चाहे वो सिराना, तो ये तरीका है सैक ब्रूड को पहचानने का। सैक ब्रूड होने का जो कारण है वो नमी या धुंध से, सेल्स की सफाई न होने से फंगस पैदा होकर यह बीमारी पैदा होती है। कब होती है? वर्षा ऋतु में बी हाइव में पानी या पानी मिश्रित चीनी के घोल का गलत तरीके से फीडिंग देते समय फीड चकतों पर तथा बी हाइव में बिखरने से ये बीमारी हो जाती है। यानी जो हमारे लोग जो ऊपर जो चीनी में पॉलिथीन में चीनी भर के घोल बना कर रखते हैं, वो इस बीमारी का होने का मेन कारण है। बी हाइव में लीकेज होने से, आम आदि के लकड़ी के बीहाइव जो होते हैं बने हुए, उनसे भी बीमारी होती है, क्योंकि उनके अंदर मॉइस्चर अंदर आ जाता है और पानी भर जाता है। वर्कर्स द्वारा प्रॉपर सेल्स की सफाई, लगातार सफाई ना करने से, जो हमारे वर्कर हैं, बी कीपर्स तो घर रहते हैं ज्यादातर ऐसे टाइम में, जो वहाँ हमारे एम्प्लॉय है वो लगातार हमारे बीहाइव की सफाई नहीं करते। हम उनको बरसात के दिनों में सुखा के उनको अगर चेंज करते रहे और उनकी साफ सफाई रखें तो ये नहीं होगा। चाक ब्रूड बीमारी का प्रकोप और बढ़ने से लार्वा सख्त हो जाता है और हिलाने पर खटखट बजता है, तो चाक ब्रूड है। जो देखो, मैं आपको बताऊंगा कि भाई मेरी भी अंग्रेजी इतनी बढ़िया नहीं है, हिंदी पे अपना ठीक ठाक है बात। तो जो चाक ब्रूड में वहां जो बात कर रहे थे, अगर हम यहाँ तक ऊपर हमारी सारी बीमारी कवर हो रही है, लेकिन यदि ये हमने बात कर ली सैक ब्रूड की भी, अगर हमने चाक ब्रूड की भी बात करनी है तो हम अभी चाक ब्रूड की भी बात कर लेते हैं। बीमारी का जो प्रकोप और बढ़ने से लार्वा सख्त हो जाता है और हिलाने से खटखट बजता है, तो समझो चाक ब्रूड है। छतों पर ब्रूड्स की संख्या घटने लगती है। कागज की खिड़की बनाकर पता चल जाता है कि खाली सेल्स की संख्या कितने प्रतिशत है। यदि यह 50% है तो 2-3 सप्ताह में पूरी कॉलोनी खत्म हो जाएगी। कम यदि है, हम पेपर का कटिंग करके उसके ऊपर गिनती करके गिन लें कि 10 सेल में से खाली कितने हैं, ऐसा करके उसकी गिनती की जा सकती है। बी हाइव को नींव कीन देनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान की क्वीन के अंडे देने से उत्पन्न वर्कर छत्तों के सेल्स को नियमित सफाई नहीं कर रही है। सेल्स की गंदगी को नमी मिलने से फंगस यानी फफूंदी पैदा होने से प्रभावित ब्रूड को सैक ब्रूड और आगे की अधिक प्रभावित होने से उत्पन्न बीमारी को चाक ब्रूड कहते हैं। अब अगला है थाई सैक ब्रूड। यह बीमारी सिराना इंडिका में आती है और एपिस मेलिफेरा में भी नर्स बीज में फैलती है। इसकी पहचान कैसे करनी है? यह बीमारी ठंडे इलाके रूस और चीन में पाई जाती थी। अब या कई जगह ये यहां भी देखी गई है, सिराना में ज्यादा। यदि मधुमक्खियों को चीन का शहद खिला दिया तो मधुमक्खियों में यह बीमारी फैल जाती है। तो हमें बाहर का कोई पोलन या शहद फीड नहीं करना, ये हमें ध्यान रखना है। अब आता है जो यूरोपियन फाउल ब्रूड, और उसके बाद है हमारा इसकी पहचान। ये पेपर वैसे मैं आप सबको दे दूंगा, क्योंकि हमारा टाइम लंबा हो रहा है और इसमें थोड़ा सा हो जाएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से मैंने टाइम ज्यादा ले लिया। तो ये इसके पहचान कैसे करनी है? दबाने से पानी जैसा पदार्थ निकलता है और यही इसकी गंध खट्टी है, मरे हुए लार्वे जैसी है, तो फाउल ब्रूड है, जिसे खट्टा ब्रूड भी कहते हैं। पेपर पर झाड़ने से लार्वा पेपर पर गिर जाएगा। एपिस मेलिफेरा में सैक ब्रूड या सरायना इंडिका में थाई सैक ब्रूड होता है। मेलिफेरा में थाई व सैक दोनों भी हो सकते हैं। चूंकि ब्रूड थैले जैसा होता है इसलिए इसे सैक ब्रूड कहते हैं, और यह पूरा वायरस से भरा होता है। सैक ब्रूड वरुआ माइट के वायरस से पैदा होता है। मेन बात क्या है कि हमें माइट का उसका तुरंत हमें इलाज कर लेंगे, जो हमारे लैक्टिक एसिड, थाइमोल या और दूसरी चीजों से जो हमने शुरू में बताए हैं, नहीं तो फिर और दूसरी बीमारी भी लगने लगती है।
कहते हैं ना डायबिटीज होगी, डायबिटीज का इफेक्ट आ गया, फिर दूसरी चीजों पे, हार्ट पे आ गया, लंग्स पे आ गया, इस पे आ गया, तो आदमी और 10 बीमारी और पल जाती है फिर। तो हमें ना पहले ही उसका इलाज कर लेना है। तो ये मैंने एक फोटो भी लगाया है, मधुमक्खी के ऊपर एक माइट भी बैठा है। ये मुझे लगता है मैंने शायद ज्यादा टाइम ले लिया। ये मैं पेपर हमने प्रिंट करवाया था, तो उसका ये एक पेपर है जो हमारा पूरा फुल, इसका अगर चाहेंगे तो हम एक पूरा प्रेजेंटेशन भी इसका दे देंगे बाद में। तो अभी जो भी हमारे बीच में जिन्होंने भी लिखा है, हम उनके सवाल ले लेते हैं, तो हम फिर उसके ऊपर बात करते हैं। तो हमें अगर अनुमति हो तो सवाल ले लिया जाए, बहुत सारे लोगों ने लिखे हैं, सवाल काफी सारे आए हुए हमारे पास। ये मोमी पतंगे का इलाज बताएं, मेरे सारे बॉक्स को खराब कर रखा है और कंटिन्यू करता जा रहा है। जो हमारा KMNO4 का जो घोल है, उसमें उन पानी में डाल के उन छत्तों को धो के अगर आपने अपनी कॉलोनी में लगाना है तो वहां लगा सकते हैं, अदरवाइज आप उनको प्लास्टिक में बंद करके या किसी ऐसी चीज में बंद करके रख दें संदूक में, और उसको चारों तरफ से एयर टाइट बंद कर दें ताकि उसके अंदर वो नहीं आए। जो हमारे खाली छत्ते खाली हो जाते हैं कॉलोनी के ऊपर से, तो हम उनको उतारते नहीं है, और कॉलोनी हमारी फीडिंग ना करने की वजह से या पोलन ना होने की वजह से कमजोर हो जाती है। तो उस वजह से हमारे खाली छत्ते होते हैं, यदि खाली छत्ते बीआई में पड़े रहते हैं तो उनके ऊपर ये अटैक करता है। मैंने कई बीकीपर से बात की है, किसी ने सही इलाज नहीं बताया। तो ये इसका मेन है। बहुत सारे लोग जो है वैक्स माउथ के ऊपर एक वो सल्फास की गोली डाल देते हैं, वो ठीक उतना नहीं है उसको, और उस पूरे कमरे में ही बंद कर देते हैं। जब हम छत्तों को लगाते हैं तो कई बार हमारी बिना धोए छत्ते को कई लोग लगा लेते हैं, तो उससे हमारी कॉलोनी डैमेज हो जाती है उस टाइम पे। तो मेन जो है KMNO4 का घोल में उन छत्तों को धो के साफ करके, और जब हल्की धूप निकली हो उनको सुखा के तब उनको हमें पैक करके रखना चाहिए। अभी गैंगटोक सिक्किम से हमारे साथ जुड़ी है मैडम MT शेरपा। उन्होंने कहा कि मेरे पास सिराना इंडिका की बॉक्स है और वो ऑर्गेनिक हनी पैदा कर रही है। तो मैडम हमारे ये जो भी, अगर कोई बाई चांस आपकी कॉलोनी में कोई डिजीज है, तो किसी भी डिजीज को कोई एंटीबायोटिक देने के लिए जरूरी नहीं है। आप जो हमारे ये थाइमोल है, ऑक्जेलिक एसिड है, या जो अभी हमने वो बताया, क्या नाम, फॉर्मिक एसिड, केवल हम इनसे ऑफ सीजन में इलाज कर सकते हैं, और सीजन में हमने ये भी ट्रीटमेंट सीजन में नहीं करने हैं। ये सीजन शुरू होने से पहले ही हमें अपने सारे इलाज को कर लेना चाहिए। अभी हमारे पास है मानसू सिंह। उन्होंने कहा कि वो कुछ पूछना चाहते हैं। तो अगर कोई हमारे से वरोवामाइट्स PDF बुक, तो ये वरोवामाइट PDF बुक हम दे देंगे कंटिन्यू करने को, वो बोल रहे हैं। संतोष कुमार यादव जी, संतोष जी काफी टाइम हो गया, बहुत सारे लोग, आज संडे का भी दिन है। मैं ये पेपर आप सबको शेयर करूंगा जरूर, और आप इसको पढ़ के उसके बाद जो हमारे स्टेट वाइज हमने CAI के ग्रुप बना दिए हैं, पूरी टीम हमारे साथ है, और हमने आगे एक पूरा डॉक्टर का पैनल जिसमें हमारे साइंटिस्ट हैं, उन सबको हम CAI में जोड़ने जा रहे हैं। धीरे धीरे सारी चीजें होंगी और हम इन सबको कर लेंगे, और हम इन सब चीजों को ठीक करने की आगे कोशिश करेंगे। आप सबके सवाल जवाब करने की जो भी आपके चीजें होंगी उनको निपटाएंगे। और जो भी मैं आपके प्लेटफॉर्म से एक बात और कहना चाहूंगा कि जो भी आपको यदि प्रॉब्लम कहीं भी किसी स्टेट में आ रही है, तो CAI की हमने मेल दी है और एक WhatsApp नंबर दिया है। तो आप सबसे पहले तो अपने यहाँ के, चाहे वो फॉरेस्ट की प्रॉब्लम है तो फॉरेस्ट ऑफिसर को लिखे, कलेक्टर को लिखे, और उसकी कॉपी CAI को भेजे, तो हम उनका समाधान निकालने की या भारत सरकार को लिख के उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। और उन सब चीजों के लिए हम जरूरी है हमारे सभी लोग हमारी सदस्यता ले, बीकीपर इसके साथ जुड़े, और सदस्यता लेके फिर हम और हमारी मजबूत स्थिति होगी चीजों को करने के लिए। सुरेश धाकर जी कह रहे क्या मेरे लिए माइट स्ट्रिप यूज किया जा सकता है? तो माइट स्ट्रिप जो है, आप
देखो चाइनीज है वो भी, तो पता नहीं है, मैं उसकी गारंटी नहीं ले सकता, बहुत सारे यूज कर रहे हैं। लेकिन जो आपने समाधान दिया था, जो हमारे से जो समाधान दिया था, सब लोगों की ट्रेनिंग हुई थी, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जब हम पेपर शेयर करेंगे उनके सारी चीज वो याद आ जाएगा कि हाँ ये हमें पढ़ाया गया था, हमने ये ट्रेनिंग ली थी उस पेपर से। वो सारा पूरा उनका जो 15 दिन का जो उनका ट्रेनिंग था, जबकि वो अब हमारे इस संसार में नहीं है डॉक्टर एच, और वो मैं आपको शेयर करूंगा, वो पूरा उसका पूरा रिजल्ट हम आपको शेयर करने वाले हैं, बनाया हुआ जो है। ये है इंदिरा प्रताप सिंह है, लंबे माइग्रेशन में क्या क्या सावधानी बरते। मैडम हम एक साइंटिफिक बीकीपिंग पे अगले हफ्ते अगले संडे में एक प्रोग्राम रखेंगे, तो आपके सवाल साइंटिफिक बीकीपिंग पे ये कवर करेंगे। और उसमें हमने लंबे माइग्रेशन पे हमारे बहुत सारे लोग हैं जो नेट लगा के माइग्रेशन करते हैं, बहुत सारे लोग तो ओपन गेट करके भी माइग्रेशन करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें लॉस तो होता ही है। तो हमें सावधानी पूर्वक हमें माइग्रेशन करना चाहिए। और जब हम अपनी कॉलोनी को सीजन में माइग्रेट कर रहे हैं तो हम अपने पूरे शहद के छत्तों का शहद निकाल के माइग्रेट करना चाहिए, क्योंकि शहद के छत्ते टूट के उसमें कॉलोनी डैमेज हो जाती है। ये संतोष कुमार यादव कह रहे हैं कि इस मौसम में कैप्ड शहद का क्या करें। देखो यदि ब्रूड के ऊपर है तो उसको निकालने की जरूरत नहीं है, और उसको उनके खाने के लिए रखें, अभी ऑफ सीजन है। ये मल्लबी उमांगो, व्हाई इज इट नॉट एडवाइजेबल टू फीड हनी टू दी कॉलोनी, विल इट अट्रैक्ट डिजीज। ये मैंने भी कहा है कि आप हनी को बिल्कुल भी फीड ना करें, आप केवल शुगर का ही फीड करें, और वो भी चूंकि अभी पानी बरसात में उतनी जरूरत नहीं होती है, तो गाढ़ा फीड करके और कम फीड दें। रविलाल जी कह रहे हैं कि कमजोर कॉलोनी में शहद फीड कैसे दें। तो देखो आपने गेट छोटा करना पड़ेगा या कमजोर कॉलोनियों को मिलाना ही पड़ेगा। और दीपक जोशी जी कह रहे हैं कि वैक्स माउथ का उपचार मैंने अभी बताया है। तो हाउ टू गिव एनी अल्टरनेटिव पोलन। यस, देखो आप अगर हमारी भी कॉलोनियों में बीमारी है तो हम ओपन में बारीक पिसा हुआ आटा भी रख सकते हैं यदि बीमारी नहीं है तो। और यदि बीमारी है तो हमें अवॉइड करना है। फिर हमें उसका अल्टरनेट बचता है, चने की दाल है या और 2-3 मिक्स दाल आप बना ले, उनको बारीक पीस ले और उनको आटे को लड्डू टाइप बना के छोटे छोटे बहुत छोटी छोटी मात्रा में किसी बर्तन में अंदर रख के दे ताकि वो उसको ले ले। फीडिंग को कैप किया है, समझा नहीं, फीडिंग को कैप कैसे किया है? मैं इनका सवाल समझ नहीं पाया, सॉरी। रामकिशोर जी आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं, शायद मेरी काफी बात होगी है, मैंने आपका बहुत टाइम आपका ले लिया सारा और हो सकता है कुछ लोगों के काम आ जाए, हमने प्रोग्राम इसलिए रखा था, तो प्लीज आप इसको कंटिन्यू करिए। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद देवव्रत शर्मा जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। थोड़ा समय जरूर ज्यादा लिया है, परंतु ये जरूरी भी है कि आज हम सभी भी की जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं इस टाइम बरसात के टाइम पे, तो उनके बारे में बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि क्या क्या समस्याएं हैं। बहुत अच्छा सेशन रहा है और हम हमेशा तैयारी। किशोर जी मैं 1 मिनट आपकी बात रोकना चाहूंगा, सॉरी। 3 लोग हैं जो अभी हाथ उठाए हैं हमारे बीच में, क्या आप उनके सवाल ले सकते हो? हाँ सर, आप लें प्लीज। संजीव कुमार गुप्ता जी है कोई जो बात करना चाहते हैं, प्लीज बताइए। और टीना धाकड़ है। हाँ टीना धाकड़ जी आप अनम्यूट करो अपने आप को। नहीं, उनका अनम्यूट नहीं हो पा रहा। एक संजीव कुमार गुप्ता जी हैं, वो जुड़े हुए हैं। संजीव गुप्ता जी। सर नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। सर मैं कोरिया छत्तीसगढ़ से हूँ सर मैं जी। और इधर बीकीपिंग का काम बहुत कम मात्रा में हो रहा है सर, जिसमें से मैं 3 से 4 साल से लगातार इसको करते आ रहा हूँ सर। हाँ जी। और मेरा निवेदन है सर कि छत्तीसगढ़ में भी आप लोगों का विशेष प्रयास रहे कि यहाँ भी इस टाइप की जागरूकता फैले, क्योंकि बहुत बड़ा जंगल है सर, बहुत मात्रा में जंगल है और बी कीपिंग की काफी संभावनाएं हैं।
तो इस पे मेरा निवेदन है सर कि आप लोगों के माध्यम से भी इधर बी कीपिंग के लिए जागरूकता फैलना चाहिए। आप अपना जो नंबर है जी जो हम एक तो लगातार जैसे भी आज आप जुड़े होंगे, जहां से भी हम लगातार प्रोग्राम करेंगे, और निश्चित रूप से हमने सीएआई छत्तीसगढ़ का एक ग्रुप बनाया है, आप उसको ज्वाइन करें। नहीं तो सीएआई का कोई भी ग्रुप मिलता है उसमें ज्वाइन करें, और उसके माध्यम से हम आपको छत्तीसगढ़ स्पेशली मेंशन कर दे तो छत्तीसगढ़ वाले ग्रुप में ट्रांसफर कर लेंगे। और अगर आपके पास पहुंच गया है तो बहुत बढ़िया, आपका स्वागत है, और आपके यहाँ की जो भी समस्याएं हैं उनको समाधान किया जाएगा। असल में सर ग्रुप से मैं जुड़ नहीं पाया हूँ, कोई लिंक हो तो मेरे को सेंड कर सकते हैं। जी जरूर। आप हमारा एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है पेपर पे, आप उस पे अपनी डिटेल हमें भेज दो, तो आपको जरूर किसी वहां जोड़ दिया जाएगा। हाँ दिनेश जी बताइए। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार सर, मैं पंजाब से हूँ जी। मैंने थोड़ा अपना एक्सपीरियंस भी है, तो मैंने एक स्टडी नेट पे की थी, तो उन्होंने जो शुगर का घोल देते हैं ना हम लोग जी, तो उसमें उन्होंने कहा था कि अगर शुगर का घोल दे रहे हैं तो जो पीछे से ना मधुमक्खी काली हो जाती है। ये देखो अभी हमारे जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत आप कैसे दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो बहुत सारी चीजें हैं अलग अलग। नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, उन्होंने ना उस स्टडी में ये लिखा था कि अगर शुगर में हम लोग ना सेडा नमक डाल दें तो उससे पीछे वाला हिस्सा काला नहीं होता, मक्खी स्ट्रांग रहती है, और जो शुगर का घोल है ऐसे ही डालते हैं तो डाइजेस्ट नहीं होता, अगर सेडा नमक डाल दें तो उसका जो घोल है वो डाइजेस्ट होने लग जाता है, मक्खी ठीक रहती है उससे। मेरे पास अभी कोई भी रिसर्च ऐसी नहीं है, आप भेजेंगे तो हम अपने पैनल से अब पूछ लेंगे, और हम अपने प्लेटफॉर्म से अभी रिकमेंड नहीं करेंगे उसको, लेकिन इसमें जरूर अगर हम कहीं होंगे एक्सपर्ट तो बात करेंगे उससे। ये एक्सपेरिमेंट हमारा अभी तक नहीं है नमक का कोई भी, तो मैं सर 2 साल से कर रहा हूँ, पर मेरे एक्सपीरियंस से ठीक है। तो उसको अभी आपने कर लिया तो आगे हमारी जो भी सीआई टीम है वो एक्सपर्ट से बात करके रिकमेंड करेगी, अभी रिकमेंड नहीं करेंगे इसको। धन्यवाद, आप अपने शेयर किया। अगर किसी के सवाल नहीं लिए गए हो तो अगले संडे में हम जो मीटिंग करेंगे उसमें जरूर लेंगे। आज चूंकि टॉपिक बड़ा था हमारा और बहुत कोशिश करी हमें बताने की। धन्यवाद जी, धन्यवाद सभी को, धन्यवाद। शानदार आयोजन के लिए आप सभी का हार्दिक आभार। थैंक यू सर।